Welcome all of you in Career Pe Charcha episode 2. So today we have a guest CS Kedar Joshi. Kedar is company secretary. He has completed his LLM from Pune University with specialization in corporate laws. He is also working as advisory for various corporate services and for the services of startup. Then he is also working as a visiting faculty in various colleges in Pune and around Pune, and he is also founder of Logic Bloom Institute, which is situated in FC Road. सबको पता ही होगा FC Road in Pune. So welcome Kedar for Career पे चर्चा. एंड फर्स्ट ही क्वेश्चन मुझे केदार तुम्हें पूछना है कि जब मैं 12th में थी तो मुझे इतना ही गाइडेंस मिलता था कि अगर तुम्हें CS करना है तो तुम्हें SP सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन CS मुझे सिलेक्ट करना है या नहीं करना है वही नहीं समझता था, क्योंकि CS क्या काम करता है वही पता नहीं था. सो हमारे ऑडियंस को तुम गाइड करो कि एग्जैक्टली CS करता क्या है. The thing is simple. Actually, the first question you asked is why to choose SP as a subject in your 12th standard. तो SP बहुत सारे लोग इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें मैथ से डर लगता है. दैट इज द फ्रैंक ओपिनियन. दूसरा सवाल तुम्हारा ये था कि CS करता क्या है. तो आई विल गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल फॉर दिस, और इसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन अ लाइफ ऑफ अ इंडिविजुअल एंड अ लाइफ ऑफ अ कंपनी. तो लाइफ ऑफ इंडिविजुअल में मेरे हिसाब से देर आर 3 stages. द फर्स्ट स्टेज बीइंग द बर्थ स्टेज. एंड फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज साइली. टुमारो इफ आई टेल यू कि योर नेम इज नॉट साइली बट it is Pooja instead. So how would you prove it कि it is Saili and not Pooja? What document do you have? Okay, so I will show my birth certificate. Similarly, if you go to see कि Reliance को अगर मैं टाटा कहूँ तो चलेगा, the answer would be obviously no. तो Reliance का भी कोई birth certificate होगा जिसे हम कहते हैं certificate of incorporation. The second stage, which is a very interesting stage, and this is the whole motive of our life. तो इंसान जन्म क्यों पाता है? तो द आंसर is शादी करने के लिए. तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इंसान शादी करता है, क्या कंपनी शादी करती है? मे भी रहेगा. एक्चुअली कंपनी भी शादी करती है, लेकिन हम उस शादी को मर्जर कहते हैं. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मारुति और सुजुकी दो अलग अलग कंपनी है, दोनों एक साथ आए. दैट मीन्स हम कहते हैं कि कंपनी का मर्जर हो गया. अब इंसान का ब्रेकअप होता है, क्या कंपनी का ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है? ये मेरा दूसरा सवाल. तो अगर सारे स्टेजेस सेम ही दिख रहे हैं तो डिवोर्स भी होता होगा कंपनी का? उस डिवोर्स को हम डीमर्जर कहते हैं. इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं. हीरो और होंडा दोनों साथ थे, अब स्प्लिट हो गए. इंसान के बच्चे होते हैं, क्या कंपनी के बच्चे होते हैं? तो इसका भी आंसर यस रहेगा. कंपनी के भी बच्चे होते हैं. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन आप जब सुबह उठते हो तो चाय पीते हो टाटा टी. ब्रेकफास्ट करते हो नमक डालते हो, नमक के लिए टाटा सॉल्ट. फिर जाके कॉलेज जाते हो, कार में जाते हो, ओला करते हो, ओला आता है टाटा इंडिका. कॉलेज के बाद घर वापस जाने के लिए आप एक मॉल में जाते हो, स्टार बाजार, विच इज ऑल्सो टाटा प्रोडक्ट. मॉल जाके आप घड़ी खरीद लेते हो, तो वो है टाइटन, विच इज ऑल्सो टाटा प्रोडक्ट. तो ये क्या है? ये सब टाटा के बच्चे ही तो है. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज, वेरिन इंसान मर जाता है, और मरने पर उसको एक और डॉक्यूमेंट लगता है. वो क्या है? डेथ सर्टिफिकेट. सिमिलरली, इफ अ कंपनी डाइज तो उसे भी उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप एंड इट एंड्स विद डिसोल्यूशन. तो ये तीनों स्टेज में हर स्टेज का एक डॉक्यूमेंट लगता है. वो डॉक्यूमेंट बनाने वाला कंपनी सेक्रेटरी है. तो ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, ही एक्ट्स एज एन एंकर ऑफ द कंपनी इवन बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर डेथ. जैसे इंसान के जन्म आने से पहले के भी खर्चे हैं, जिसे हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे मानते हैं, वैसे ही कंपनी के जन्म होने से पहले भी खर्चे होते हैं, जिसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस.
और मरने के बाद भी इंसान को खर्चे होते हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो वो वहाँ पे भी एक्सपेंसेस होते हैं विच इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और ये सारी चीज़ों को कंप्लायंस मैनेज करने वाला इंसान चाहिए होता है, एंड दैट इंसान, दैट बैकबोन इज अ कंपनी सेक्रेटरी। ओके, मतलब कंपनी से इनकॉर्पोरेशन से लेके डिसॉल्यूशन तक जितने भी सर्टिफिकेट्स लगते हैं, तो वो क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगते हैं एंड वो कैसे बनाने हैं, उसका पूरा गाइडेंस हमें कंपनी सेक्रेटरी से मिलता है। ओके, अभी केदार जो स्टूडेंट्स हैं अभी कॉमर्स 12th में, उनको अगर कंपनी सेक्रेटरी ये ऐसे काम करने हैं, उनको सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, तो उनको CS कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसको क्या क्या स्टेजेस उसके लिए कंप्लीट करने पड़ेंगे सो दैट ही विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी? बेसिकली इस कोर्स में 3 स्टेजेस हैं। पहले है फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड स्टेज इज प्रोफेशनल। अभी फाउंडेशन ये जो कोर्स था वो स्क्रैप कर दिया और उसकी जगह पर एक और एग्जाम आया है विच इज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ओके, पहले कैसा था कि आफ्टर योर 12th यू कुड अप्लाई फॉर द फाउंडेशन स्टेज, अब आपको अप्लाई करना पड़ता है टू द CSET, okay, which is similar to the foundation stage. The foundation has now been scrapped, और ये एग्जाम साल में 4 बार होती है। ओके, सो अगर ग्रेजुएशन के बाद पहले डायरेक्ट एडमिशन मिलती थी टू द सेकेंड स्टेज विच इज द इंटरमीडिएट स्टेज, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इवन इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू नीड टू गो फॉर द फर्स्ट स्टेज विच इज CSET, देन वी गो टू द सेकेंड स्टेज जिसे हम कहते हैं इंटर स्टेज या एग्जीक्यूटिव स्टेज, और फिर तीसरी स्टेप होती है प्रोफेशनल स्टेज। तो इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं एंड देर आर 3 सब्जेक्ट्स विच आर MCQs, okay, and these 3 subjects are all practical subjects. For example, tax, accounts and costing and financial management. These come under the MCQ pattern. Professional में 3 ग्रुप्स हैं और थर्ड ग्रुप में you have a elective subject to choose. Now there is another option for the course to be completed which is internship option. तो इंटर्नशिप आप साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली अकॉर्डिंग टू मी कई बार ऐसा होता है कि लोग CS के साथ साथ लॉ की डिग्री करते हैं, तो इंटर्नशिप पॉसिबल नहीं होती है। सो वंस यू कंप्लीट योर प्रोफेशनल स्टेज यू कैन ऑप्ट फॉर द इंटर्नशिप विच इज ओनली फॉर 1 ईयर। तो ये स्टेजेस है और इंटर्नशिप होती है। सो वंस यू कंप्लीट ऑल दी स्टेजेस एंड योर इंटर्नशिप यू आर थ्रू। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली इसी के ऊपर बेस्ड था केदार, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CS करते हैं तो उसके साथ लॉ भी वो पढ़ते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ BCom वो 12th के बाद LLB स्टार्ट करते हैं। तो वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू, एंड अगर CS LLB या CS LLM ऐसा कॉम्बिनेशन है तो स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? और एक अब तुम जब बोल रहे थे कि फाउंडेशन 3 स्टेजेस है, तो मुझे एक क्वेश्चन स्टूडेंट से एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट पूछना है कि उनमें क्या क्वालिटीज़ रहने चाहिए, कि मतलब स्टूडेंट कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे CS को जाना है, एंड उसके साथ लॉ भी करना रिक्वायर्ड है क्या? टू गिव योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि जब भी हम प्रोफेशनल कोर्स को एडमिशन ले तो हम एकेडमिकली बहुत साउंड होने चाहिए, कि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज यू विल हैव टू बी सिंसियर। आपको पढ़ना बहुत है और रेगुलरली पढ़ाई करनी है, दैट इज द थिंग। सो यू नीड नॉट बी टू क्लेवर और टू गुड एट academics. That is what I mean to say. Your second question was regarding the stages and law कैसे करते हैं। उसके साथ में actually CS and LLB, this blend itself is considered to be a good combination, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सवाल में जवाब दे दिया था कि CS is the backbone and he is the backbone for all the compliances of the company. तो compliances of the company का क्या मतलब होता है? It is not only related to company law. ये कई बार गलती होती है कि CS सिर्फ कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करता है। इट इज नॉट दैट। अगर हम टैक्स की भी बात करें तो वी से इट इज इनकम टैक्स एक्ट। तो इफ इट इज इनकम टैक्स एक्ट इट इज अ लॉ।
और लॉ कहाँ पढ़ते हैं? LLB कोर्स में। क्या कंपनी टैक्स नहीं पे करती? जरूर करती है। क्या कंपनी को एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ते? करने पड़ते हैं। क्या कंपनी को लेबर लॉज के कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ते? करने पड़ते हैं। सो देर इज नॉट ओनली द कंपनी लॉ, it is corporate and allied laws. So in the course of LLB, you get to know all the laws. But if you complete your LLM, you tend to be specialized in corporate law. And if you do corporate law as your specialization and a combination of company secretary, you will be on top of the world. That is my word. Okay. Okay. So जो स्टूडेंट सीएस करने के लिए सोच रहे हैं उन्होंने अगर सीएस के साथ एलएलबी किया, मतलब 12th के बाद एलएलबी एंड आगे एलएलएम किया, तो जैसे सर ने बोला इट विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यस. उसके साथ और एक क्वेश्चन है केदार कि सीएस बन गए. ओके, तो सीएस बनने के बाद क्या क्या वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? मतलब मुझे बेसिक पता है कि जॉब के लिए जा सकते हैं या सीएस की खुद की प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अभी स्पेशलाइजेशंस आए हैं, या जॉब में भी एग्जैक्टली क्या क्या रोल सीएस करते हैं? सो द थिंग इज, इफ यू लाइक फ्री यूनिफॉर्म्स यू शुड गो फॉर द जॉब. जॉब में एक चीज पक्का है कि बेसिकली यू गेट अ फिक्स्ड इनकम. जैसे हम लोग डॉक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक डॉक्टर है हु वर्क्स विद अ हॉस्पिटल एंड एक डॉक्टर है जो खुद का क्लिनिक स्टार्ट करता है. तो सीएस के पास भी ऐसे दो ऑप्शंस है कि वन, यू कैन गो फॉर अ जॉब जिन्हें सिक्योर्ड इनकम चाहिए स्पेशली, और जिन्हें फिक्स्ड इनकम पसंद है, और जिन्हें लाइफ में रिस्क कम लेना पसंद हो, दे शुड गो फॉर अ जॉब. पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज एज यू सेड कि वी हेल्प इन बिल्डिंग द स्टार्टअप्स और टू स्टार्ट योर स्टार्टअप्स. तो आई थिंक प्रैक्टिस ऑप्शन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. बस प्रैक्टिस में होता क्या है, प्रैक्टिस में आपको जेस्टेशन पीरियड जाता है. यू नीड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो, तो आपके पहले खर्चे होते हैं एंड रिकवरी बाद में होती है. सो इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल विथ यू, then you can go in for practice, or you have another option to start with a job and then to blend yourself into the practice option. क्या CS सिर्फ प्रैक्टिस और जॉब यही करता है? ऐसा नहीं है. NCLT है, you can go into litigation. There are many company secretaries who act as freelancers. जैसे अभी आपको पता होगा कि especially in the COVID outbreak, CSR पे बहुत सारा काम होता है. तो हाउ टू डिज़ाइन योर CSR पॉलिसी, इसका फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो. कंपनीज की पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस कर सकते हो. सो देर आर वेरियस ऑप्शंस. आप जैसे टीचिंग कर रहे हो तो CS भी टीचिंग कर सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो प्रमोट योर सेल्फ इन टू रिसर्च. दिस इज अ वेरी अनटच्ड एरिया. मुझे बहुत ऐसे कम सेक्रेटरीज पता है जो CS के बाद अपनी PhD कंप्लीट करी हो. So I guess if you are willing to do a research, which is very necessary, that can also be a good option. And if you are into 5 years of practice, तो आपको FCS मिल जाता है. And after you complete your FCS, you get direct admission for a PhD. So that is another plus point which you can explore. ऐसे कुछ काम होते हैं CS के. So आज समझ में आ गया होगा सारे ऑडियंस को भी और मुझे भी कि प्रैक्टिस एंड जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीएस कर सकता है. एंड स्पेशलाइजेशन भी आजकल बहुत हो चुका है ना सीएस की प्रैक्टिस में भी. सो जैसे केदार ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, वैसे स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, करेक्ट? यस. सो उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है केदार मेरा कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, ऐसे तुम्हारा कौन सा ऐसे पहले जो पूरा वीकनेस था एंड नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू स्ट्रेंथ, ऐसे कुछ मोटिवेशनल अगर तुम बता पाओगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस तो. ये अच्छा सवाल है लेकिन काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आई वॉज नॉट एट ऑल गुड एट एकेडमिक्स. तो द थिंग वॉज 10th में मुझे 48% थे, दैट्स इट. और मैथ्स में मेरे नंबर आए थे 52 आउट ऑफ 150, विच वॉज लाइक वेरी टेरिबल. सो आई वॉज बैड विथ नंबर्स इनिशियली. फिर जाकर के 12th में मुझे 58% आए.
तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया. 11th स्टैंडर्ड में एक्चुअली आई फ्लंक्ड इन 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7, एंड आफ्टर दैट आई हैड ओनली वन अरेना लेफ्ट विच वॉज बीकॉम, क्योंकि मेरे माता पिता को भी लगता था कि ये लड़का कुछ कर नहीं पाएगा. एक्चुअली द स्टोरी वॉज डिफरेंट. आई कम टू दैट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद बीकॉम, तो मेरे कई सारे दोस्त एक्चुअली सीए कोर्स कर रहे थे. मुझे खुद पता नहीं था कि होता क्या है, एंड ऑब्वियसली आई वॉज एट अ लो टोन. थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था कि मैं प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे तो नंबर कभी अच्छे आए नहीं थे. सो टिल द थर्ड ईयर आई डेंट गो फॉर दिस कोर्स. थर्ड ईयर में ऐसा कुछ हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों ने एक्चुअली मुझे प्रमोट किया, एंड दे इंस्पायर्ड मी कि नहीं, तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए, वरना बीकॉम के साथ तुम कुछ नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा. तो आई थॉट फॉर गोइंग फॉर अ सीए, लेकिन तभी सीए में 3 साढ़े 3 साल की इंटर्नशिप थी, एंड ऑलरेडी आई वॉज क्वाइट लेट. सो नॉट टू गो फॉर अ सीए, तो क्या ऑप्शन है? प्लस आई एम वीक एट मैथ्स, तो आई चोज सीएस एज द करियर. फाउंडेशन के साथ साथ 3 इडियट्स मूवी आई थी तभी, दैट इज वे बैक इन 2009. तो सुबह मैंने पिक्चर देख ली 3 इडियट्स, ऑल इज वेल करके एग्जाम को गया. दोपहर में एग्जाम थी, इट वाज अराउंड 1:30. तो तभी तो फाउंडेशन की स्टेज में एमसीक्यूज वगैरह नहीं थे, लिख के करना था सब कुछ. तो वो फिल्म देखी, इंस्पायर हो गया, आई गेव माई फाउंडेशन स्टेज एंड आई क्लियर्ड इट ऑफ समहाउ. तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार फाउंडेशन किया, चलो और आगे बढ़ते. तो किसी ने मुझसे कहा कि एक्चुअली मेरे टीचर ने मुझे ये एडवाइस दी कि नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर फाउंडेशन कोर्स, यू शुड ऑप्ट फॉर अ एलएलबी डिग्री. तो मैंने सीएस के साथ एलएलबी करना शुरू कर दिया, विच इज़ आफ्टर आई कंप्लीटेड माई बीकॉम. while I was doing my LLB, there was another friend of mine who was willing to complete his MBA, and he wanted to do an MBA course. So, not without me. So, the thing was, he inspired me to take up the MBA course as well. तो मैंने MBA को भी admission ले लिया. And my father wanted me to learn English. So, that was English literature. तो फिर मैंने कुछ जुगाड़ करके एमए इंग्लिश के लिए भी एडमिशन ले लिया, पर वो एडमिशन कैंसिल हो गया क्योंकि यू कैन नॉट डू टू मेनी डिग्रीज साइमल्टेनियसली, दैट वाज द रूल. तो वो एडमिशन कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने सीएस, एलएलबी और एमबीए साथ में कंप्लीट कर पाया, इवन दो आई वाज वीक एट स्टडीज. बस एक चीज़ थी, और मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई कभी नहीं की कि मैंने 10 घंटे पढ़े हैं, 12 घंटे पढ़े हैं, ऐसी पढ़ाई मैंने कभी नहीं की. मेरा आइडल था राहुल द्रविड़, तब के ज़माने का क्रिकेटर. एंड आई लर्नड अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम कि कुछ भी हो जाए, विकेट खोना नहीं है, स्टे ऑन द पिच, रन्स विल ऑटोमेटिकली फ्लो. तो मेरा मोटिव कभी ये नहीं था कि मुझे टॉप करना है, मेरा मोटिव ये था कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप. और जब मैं प्रोफेशनल में था तो आई गॉट इंस्पायर्ड विद स्टडीज, क्योंकि मैं स्टेजेस क्लियर कर रहा था. Then I aimed for a rank, and that too in practical subjects, which is FM and all. तो वहाँ पे मुझे अच्छे नंबर आए in professional stage, but I could complete all the 3 courses well within time, so I was not late in life at a later point of time. But now the digital media has grown up, and you are taking an initiative for career pe charcha, so the students are well aware from the beginning itself. So they can start their courses at a pretty early stage. The mistakes that we did, they shouldn't do it. That is my point. Okay. So that was your journey from Kedar Joshi to CS Kedar Joshi, correct? And केदार, मुझे और एक सवाल पूछना है कि ये तो तुमने बता दिया कि सीएस कैसे सिलेक्ट किया एंड तुम सीएस केदार जोशी कैसे बन गए, लेकिन सीएस करने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है? मतलब जॉब में जाना है या खुद का स्टार्ट करना है? फिर विजिटिंग फैकल्टी, एज तुम विजिटिंग फैकल्टी भी वर्क कर रहे हो, तुम्हारा लॉजिक ब्लूम खुद की इंस्टीट्यूट है सीएस की, तो वो सब कैसे डिसाइड हुआ? मतलब वो सीएस होने के बाद या पहले से ही ऐसे दिमाग में था? एक्चुअली इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है. वो ऐसी है कि जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पे जो सर थे निशाद उमरानीकर, उनके साथ मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था. तो एक दिन ऐसा हुआ कि आई वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू पीपल,
एंड उनकी इंस्टीट्यूट थी प्रोफिशिएंट लर्निंग। तो एक दिन ऐसा हुआ कि काम की वजह से उन्हें बना नहीं कि जाके लेक्चर लेना है वहाँ पे। सो आई वॉज डूइंग माई जॉब at over that place and he told me suddenly कि आज तुम्हें 4 बजे जाके लेक्चर लेना है। I was not well prepared and I was not known, but it was a random thing. I went to the class and I started off and subject भी दिया था उन्होंने accounts, जो I was very bad at numbers. I told you कि 11th में मुझे 16 नंबर आए थे accounts में, but I made it a point कि BCom में मुझे out of number आए। तो वो डेवलप किया विदाउट एनी क्लास, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। लेकिन मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, चाहे वो इंटर्नशिप में हो चाहे वो स्टेजेस में हो। तो द थिंग वाज कि आई वेंट एंड आई डिलीवर्ड द फर्स्ट लेक्चर और स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनका लेक्चर हमें पसंद आया, तो ही प्रमोटेड मी। तो आपको कोई गॉडफादर या कोई पुश जो हम कहते हैं वो लगता है, वो मुझे मिल गया। बट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई कंप्लीटेड द कोर्स, तो मुझे ये पता चला कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पब्लिक के सामने जा सकता हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई विल प्रमोट माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड ऑफ टीचिंग और टीचिंग मुझे बन गया। फिर एक और चीज़ थी मुझ में कि मुझे, अगर आप कहोगे कि सुबह तुम्हें जल्दी उठकर काम पे आना है मेरे लिए 9 बजे, तो मैं कभी नहीं आऊँगा। तो आई लाइक टू बी लाइक, आई हैव दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग योर ओन बॉस। So I decided कि not to go in for a job, you should start your own practice. आपके लिए लोग आए तो चलेगा, आप टाइम पे नहीं गए, which is actually very bad quality. You should follow times, पर sometimes it's okay. So if you have that kind of stuff in your mind, और अच्छा भी लगता है कि instead of saying कि I work with Reliance, Reliance is mine. तो ये जो डिफरेंस था वो मुझे काफ़ी हद से अच्छा लगता था। तो I started off with my own things. And I started off with Logic Blooms, which is a coaching center in Pune, and I only take 10 to 15 students. I don't advertise actually, because I teach them personally right from the foundation stage to the professional stage, plus I offer them internship. तो आपको एक पूरा का पूरा CS बाहर निकलता हुआ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। So he has no problem whatsoever. Even if he or she has any problem, I tend to deal with it. That is the thing. तो ऐसे स्टार्ट हो। ओके, सो लॉजिक ब्लूम जो इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे सारे स्टेजेस को तुम पढ़ाते हो, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल, प्लस आप स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो कंपनीज में जाके काम करना है, तो वो कंपनीज भी तुम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हो, करेक्ट? यस, ओके। सो थैंक यू वेरी मच केदार फॉर जॉइनिंग अस ऑन करियर पे चर्चा, एंड जो ये CS प्रोफेशन है उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए कि कहाँ से ये स्टेजेस स्टार्ट होते हैं एंड CS के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड तुम्हारी जो जर्नी है वो सबको तुमने फ्रैंकली बता दी, वो बहुत अच्छा किया। तो स्टूडेंट्स को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये जो बात है कि एकेडमिक्स में हम अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो आपके सामने ये प्रूफ है कि आपने उनके 10-12 के मार्क्स देखे, लेकिन बाद में उन्होंने जो वीकनेस से कन्वर्ट होके स्ट्रेंथ बनाई, तो आपके लाइफ में भी आप ऐसे कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच केदार फॉर ज्वाइनिंग, एंड तुम्हें कुछ बोलना है व्यूअर्स को, कुछ मोटिवेशनल टिप्स तुम्हारी तरफ से, जैसे हम सक्सेस मंत्रा बोलते हैं जिसको। एक्चुअली आई एम वेरी पैशनेट ऑफ लिटरेचर, तो मोटिवेशनल टिप नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि कुछ आप ऐसी चीज़ें साथ में कर सकते हो जो आपको इंस्पायर करे। स्पेशली कीप योर आइडल्स इन फ्रंट ऑफ यू, और उनकी कौन से क्वालिटीज़ है जो तुम ले सकते हो वो आपको देखना है। तो मैंने काफ़ी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पोएम्स के बारे में मुझे अच्छा लगता है। तो हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम है विच इज़ वेरी फेमस, और वो अमिताभ की आवाज़ में ही अच्छी लगती है, लेकिन 2-1 लाइन्स जितने मुझे याद है वो मैं दर्शकों को बोल दूँगा। तो वो ऐसा है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है। मन में विश्वास जब रूह को सजाता है, चढ़कर गिरना गिर कर चलना
ये चलता रहता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कल CA/CET की एग्ज़ाम है। तो द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट स्टेज, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और हमेशा कोशिश करते रहिएगा, आप ज़रूर एक दिन प्रोफेशनल बन जाएंगे। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी साइन।